Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Dev, cleared NEET exam in 2023. इस वीडियो में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ऑफ चैप्टर एस ब्लॉक क्लास 11th. होप यू विल लाइक इट. अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स. तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलते हैं हम अपनी वीडियो पर. लेट्स गेट स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव फ्लेम कलरेशन. मतलब वो आपसे इसमें फ्लेम टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको फ्लेम टेस्ट पता होना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एल्कलाई मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों का फ्लेम टेस्ट दे रखा है. एल्कलाइन अर्थ मेटल में एक एक्सेप्शन है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम का. एनसीईआरटी की लाइन है, द इलेक्ट्रॉन इन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर too strongly bound to get excited by flame. Hence, these electrons do not impart any color. तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम नो कलर, कोई भी कलर इम्पार्ट नहीं करते हैं. लेकिन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ये कलर इम्पार्ट करते हैं. ये होता है इसका ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम का होता है क्रिम्सन रेड एंड बेरियम का होता है एप्पल ग्रीन. इसकी ट्रिक है BCA, ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड, एप्पल ग्रीन. इस अकॉर्डिंग टू दिस मैग्नीशियम कोई भी कलर शो नहीं करता है, डज नॉट गिव फ्लेम कलरेशन. तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट. आपको एक और चीज है, एल्कलाइन मेटल का भी पता होना चाहिए कलर. तो आपको पता होना चाहिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का भी. तो आपको लिथियम का पता होना चाहिए क्रिम्सन रेड, सोडियम का पता होना चाहिए येलो, पोटेशियम का पता होना चाहिए वायलेट एंड रुबिडियम का वो पता होना चाहिए रेड वायलेट एंड सीजियम का वो पता होना चाहिए ब्लू. इसकी भी एक ट्रिक है, CR क्रिम्सन रेड, येलो वायलेट का VI और रेड वायलेट का RE एंड ब्लू का बब्लू. इसकी हमारे पास ट्रिक है क्राई वीरे बब्लू, क्राई वीरे बब्लू. इस तरीके से आप इसके कलर्स भी याद कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ विच कंपाउंड यील्ड्स अ बेसिक एंड एसिडिक ऑक्साइड साइमल्टेनियसली. किस कंपाउंड में थर्मल डिकम्पोजिशन करने के बाद बेसिक एंड एसिडिक ऑक्साइड एक साथ प्रोड्यूस होते हैं. तो हम देख लेते हैं एक एक करके. KClO3, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करने पर बनता है KCl + O2 ना. इसमें बेसिक और एसिडिक ऑक्साइड दोनों साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं. CaCO3, इसको थर्मल डिकम्पोजिशन करने के बाद हमारे पास बनता है CaO + CO2. CaO एक बेसिक ऑक्साइड है क्योंकि कैल्शियम मेटल है, और CO2 एक एसिडिक ऑक्साइड है क्योंकि CO2 कार्बन एक नॉन मेटल है. नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं एंड मेटलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं. तो हो गया इसमें साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस, तो इसका आंसर हो गया थर्ड. चलिए हम और भी देख लेते हैं. NH4NO3 प्रोड्यूस करता है N2O + H2O. इसमें एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं क्योंकि H2O एक न्यूट्रल है. NaNO3 NaNO2 + O2, इसमें देखिए इसमें भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर थर्ड हुआ. क्वेश्चन नंबर 3. द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट आर. अब इसको एनसीईआरटी में दे रखा है, सीमेंट वाले पार्ट के अंदर लिखा है कि सीमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग अ मटेरियल रिच इन लाइम CaO with other material such as clay which contain silica SiO2 along with the other oxides also. तो आपको पता होना चाहिए CaO की परसेंटेज सीमेंट में 50 to 60% है, तो ऑब्वियसली बात सबसे ज़्यादा तो यही है, तो ये तो होगा ही होगा. और दूसरी चीज़ क्या है, SiO2 इसलिए है क्योंकि रॉ मटेरियल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में ये भी काम में आता है, तो CaO + SiO2 का आंसर है. क्वेश्चन नंबर 4. BeH2 इज ऑब्टेन्ड बाय. ये क्वेश्चन हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल से पूछा गया है.
उसमें टॉपिक दे रखा है रिएक्टिविटी टूवर्ड हाइड्रोजन, वहाँ से पूछा गया है, तो आप देख भी लीजिएगा और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा। हीटिंग बेरिलियम इन एटमॉस्फेयर ऑफ H2, क्या BH2 बनेगा? नहीं, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। एनसीईआरटी में लिखा है ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट बेरिलियम कंबाइंड विद हाइड्रोजन अपॉन हीटिंग टू फॉर्म देयर हाइड्राइड्स MH2। इसका मतलब है कि मेटल अगर H2 से रिएक्ट करता है तो MH2 बनता है, बट एक्सेप्ट बेरिलियम, अगर और कोई मेटल है तो बनेगा। तो बेरिलियम तो है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा, बेरिलियम विद CaH2, क्या BH2 बनेगा? ये कैसे हो सकता है? एक हाइड्राइड मेटल से रिएक्ट करके दूसरा हाइड्राइड बना ले, नो, नॉट पॉसिबल। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। थर्ड बचा, तो और तो कोई है ही नहीं, थर्ड ही होगा। लेकिन हम आगे रिएक्शन भी देख लेते हैं, BeCl2 एंड LiAlH4 के साथ। BeCl2 प्लस LiAlH4 गिव्स BeH2 प्लस LiCl प्लस AlCl3। ये रिएक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, नीट में आने के चांसेस 100% है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट ऑक्साइड? इसमें पूछ रहे हैं कि कोवेलेंट ऑक्साइड कौन सा है। तो ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी में दे रखा है BeO, बेरिलियम का ऑक्साइड कोवेलेंट है, और अदर जो नीचे ऑक्साइड हैं वो आयोनिक है। यहाँ से आपको पता लग जाता है कि BeO एक कोवेलेंट ऑक्साइड है। तो आपको पता होना चाहिए एक्सेप्शनली BeO एक एम्फोटेरिक भी है, एम्फोटेरिक भी है और कोवेलेंट भी है। इसमें मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर होते हैं। आप फैजान रूल के थ्रू भी दे सकते हो, और वैसे ही एक्सेप्शन भी है। नीचे वाले जितने बच्चे वो सारे के सारे आयोनिक होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर? ये क्वेश्चन हमारा सॉल्युबिलिटी से है। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखा है तो भी आप कर सकते हैं, और अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ रखा है तब भी आप कर सकते हैं। देखते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है कि BeSO4 एंड MgSO4 आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। ये दोनों रेडिली सॉल्युबल हैं, और इनके नीचे वाले रेडिली सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि आपको इसका ऑर्डर पता होना चाहिए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। SO4, 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 SO4। नीचे जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जब S4 क्या है? SO4 एक पॉली एटॉमिक एनाइन है। एक पॉली एटॉमिक एनाइन के अंदर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। अगर यहाँ पे लार्जर एनाइन है ये, क्योंकि पॉलीएटॉमिक एनाइन इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है। अगर स्मॉलर आइन होगा तो as we go down the group solubility will increase, like F minus, O2 minus and OH minus। तो आप देख लीजिए, मैग्नीशियम ऊपर आता है, सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर है मैग्नीशियम। अगर इसकी जगह बेरिलियम दे रखा होता तो हम उसको क्लिक करते। इसका आंसर होगा फर्स्ट। आपको सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड सब कुछ एक पेज में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा आपको वहाँ। थर्मल स्टेबिलिटी की बात की जाए तो थर्मल स्टेबिलिटी जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज नहीं होती, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फाई के। फाई होता है हमारे पास यहाँ पे चार्ज बाय रेडियस, तो थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। एज वी गो डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज, थर्मल स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। तो अगर आपसे इसी में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि थर्मल स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा है, तो आपका आंसर होता BaSO4, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। एज वी गो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। इन पॉलीएटॉमिक आइंस थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, क्योंकि फाई होता है चार्ज बाय रेडियस। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, विच मेटल बाइकार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट? कौन से मेटल बाइकार्बोनेट हैं जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं? तो इसमें देख लीजिए, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम भी। तो लिथियम का बाइकार्बोनेट
और सोडियम का बाइकार्बोनेट और पोटेशियम का बाइकार्बोनेट और रुबिडियम का बाइकार्बोनेट और सीजियम का बाइकार्बोनेट। तो ये सोडियम से लेके सीजियम तक के जितने भी बाइकार्बोनेट हैं सब के सब सॉलिड में होते हैं, बट LiSCO3 हमारा सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है। ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। LiSCO3 एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन, बट ये सारे हैं एग्जिस्ट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसने पूछा है डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, तो इसके अंदर LiSCO3 आता है, ये नहीं होंगे, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें देख लीजिए LiSCO3 नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। अब हम देखते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर। अल्कलाइन अर्थ मेटल में ऑल बाइकार्बोनेट, जितने भी हमारे पास बाइकार्बोनेट हैं, एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन, सब के सब सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं। सारे सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इसके अंदर भी आपका सेकंड भी हो गया। अगर आपको और कोई भी दे रखा होता, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का बाइकार्बोनेट, तो वो भी हम काउंट करते। एक तो पहला हो गया, एक दूसरा हो गया। और आपको ये भी पता होना चाहिए ZnSCO3 का होल ट्वाइस, ये भी नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। AgSCO3 नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ये हमने एनसीईआरटी से कर लिए और ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, तो ये वहां से कर लिए। इसका आंसर हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, यूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें 1 बाय 1 सारे स्टेटमेंट रीड करने हैं और देखना है कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आप इसका जरूर ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट या करेक्ट पूछा है, क्योंकि बच्चे गलती यहीं पर करते हैं, पढ़ने में गलती कर देते हैं। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। BeCO3 kept in atmosphere of CO2 since it is least thermal stability। हाँ सही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था थर्मल स्टेबिलिटी पॉली एटॉमिक एनाइन की बात करी जाए तो इसके अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है रेडियस के। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप रेडियस विल इंक्रीज एंड थर्मल स्टेबिलिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। सो BeCO3 हमारा लीस्ट थर्मल स्टेबल है। तो लीस्ट थर्मल स्टेबल होने के कारण ये तुरंत ब्रेक हो जाएगा। तो अगर ये ब्रेक ना हो इसलिए हम इसको एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 में रखते हैं। अगर ब्रेक हुआ दोबारा BeCO3 बन जाएगा, इसलिए तो ये हमारा पहला सही है। दूसरा, बेरिलियम डिजोल्व इन एल्कलाई फॉर्म BeOH होल 4 2-। हाँ ये भी सही है हमारा। वैसे एनसीईआरटी में, पुरानी एनसीईआरटी में ये दे रखा था, लेकिन नई वाली एनसीईआरटी में ये दे रखा है BeH2O होल 4 2-। हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा पढ़ते हैं, BeF2 फॉर्म कॉम्प्लेक्स आइन विद NaF इन विच बेरिलियम गोज विद कैटाइन। नहीं ये गलत है, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है। BeF2 प्लस NaF, BeF2 प्लस NaF गिव्स Na2BeF4। इसमें से Na प्लस एंड BeF4 माइनस में ये ब्रेक होगा। तो आप खुद देख लीजिए बेरिलियम कहाँ पर है, बेरिलियम गोज विद एनाइन नॉट कैटाइन, तो ये तो गलत हो गया, तो ये गलत है। लास्ट, एल्यूमिनियम फॉर्म AlF6 3- एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हाँ ये भी सही है। तो इसका आंसर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, इनकरेक्ट थर्ड है, क्योंकि यहाँ पे कैटाइन की जगह एनाइन आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर सेकेंड A ग्रुप एलिमेंट्स। चलिए पढ़ते हैं। ईच इजी मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BeF2 इज हीटिंग ऑफ NH4 होल ट्वाइस BeF4। क्या ये सही स्टेटमेंट है? हाँ ये हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये एनसीईआरटी में रिएक्शन दे रखी है। NH4 होल ट्वाइस BeF4 को अगर हम हीट करेंगे तो हमारा बनेगा BeF2 प्लस में NH4F। तो यहाँ से BeF2 भी हो सही है, तो पहला सही है। दूसरा, ऑल फॉर्म नाइट्राइड इन एयर। हाँ एल्कलाइन अर्थ मेटल, सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल एयर में नाइट्राइड फॉर्म करते हैं, लेकिन एल्कलाइन मेटल वाले केस में खाली लिथियम ही नाइट्राइड फॉर्म करता है और नहीं करते हैं। ये भी जरूर ध्यान रखना, कंपैरिजन करके स्टडी करोगे तो चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। थर्ड, सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड। मैंने अभी आपको बताया था सॉल्युबिलिटी, ये OH- क्या है, स्मॉलर आयन है, और अगर कॉमन आयन स्मॉलर हो तो सॉल्युबिलिटी नीचे जाते हैं तब इंक्रीज करती है। तो आप देखिए बेरिलियम टू बेरियम इंक्रीज करेगी, सही है, ये भी सही है। और इसका आंसर है ऑल आर करेक्ट। अगर आपको सॉल्युबिलिटी
और थर्मल स्टेबिलिटी पर भी वीडियो चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग सुपर ऑक्साइड्स। थर्मल स्टेबिलिटी से और सॉल्युबिलिटी से मैक्सिमम चांसेस होते हैं नीट में क्वेश्चन आने के, तो इन टॉपिक्स को तो आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी बतानी है किसकी? सुपर ऑक्साइड्स की। तो आप देख लीजिए, पॉली एटॉमिक एनाइन लाइक CO3 माइनस, NO3 माइनस, SO4 2 माइनस, O2 माइनस, O2 2 माइनस, PO4 3 माइनस, OH माइनस एंड HCO 3 माइनस, इन सब में जो मैं बताऊंगा वो वैलिड होगा। थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगी थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो आप देख लीजिए, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम नीचे जाएंगे तो इंक्रीज होगी, तो इनका O2 O2 O2, तो इसका आंसर होगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन को कोई भी कर सकता है। अगर किसी को पूरी रिएक्शन पता है तो वो भी कर सकता है, किसी को रिएक्शन नहीं पता तो वो भी कर सकता है। तो इसके लिए आप टेंशन मत करिए, क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखिए बस। वैसे इस क्वेश्चन को इजीली करने का तरीका है, आपने अगर हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा हो तो आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर लेंगे। देखिए, हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा हो तो आपको पता है जिंक एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, वो एसिड से भी रिएक्ट कर जाता है और बेस से भी रिएक्ट कर जाता है। वहां पे आपने पढ़ा होगा डाइल्यूट HCl ले लो चाहे H2SO4 ले लो, किसी से भी रिएक्ट करके वो H2 गैस रिलीज करता है, और बेस से रिएक्ट करता है वो NaOH में, और रिएक्ट करके रिलीज करता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। तो अगर आपको पूरी रिएक्शन नहीं पता थी तो भी आपने ये क्वेश्चन कर लिया। इसका आंसर होगा 4। पर हम पूरी रिएक्शन भी देख लेते हैं। ZnCl2 प्लस NaHCO3 को अगर हीट करेंगे तो हमारे पास बनेगा ZnHCO3 होल ट्वाइस, और अगर इसको हम फर्दर हीट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा ZnCO3 प्लस CO2 प्लस H2O। चाहे आप ZnCO3 को ले लो चाहे आप खाली जिंक को ले लो, किसी की भी रिएक्शन अगर आप NaO से कराएंगे तो आपको D मिलेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। तो इसका आंसर हुआ 4th। क्वेश्चन नंबर 12, which one of the following on hydrolysis give the corresponding metal hydroxide H2O2 and O2। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन पता होनी चाहिए जो कि एनसीईआरटी में दे रखी है। तो मैं आपको बताता हूँ, उसमें दे रखा है ऑक्साइड के बारे में, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। तो हमारे पास यहाँ पर ऑक्साइड होता है M2O, परऑक्साइड होता है M2O2 एंड सुपर ऑक्साइड होता है MO2। जब आप इसकी रिएक्शन हमारे पास वाटर से होती है, ये H2O एंड H2O, तो ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, और परऑक्साइड है वो वाटर से रिएक्ट करके H2O2 प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। सुपर ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे H2O2 प्लस O2 प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो आप इसको सीक्वेंस में याद कर सकते हैं कि ऑक्साइड की बात करी जाए तो आपको ध्यान रखना है ओनली मेटल हाइड्रोक्साइड, परऑक्साइड की बात करी जाए तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे H2O2 बनता है, और सुपर ऑक्साइड की बात करी जाए तो यहाँ पे बनता है आपको H2O2 एंड O2। तो पहले वाले में एक ये बनता है, दूसरे वाले में दो बनते हैं, लेकिन एक नया डिफरेंट बनता है H2O2, तीसरे में H2O2 प्लस O2। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसको सीक्वेंस में याद रखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या पूछा है, इसमें मेटल हाइड्रोक्साइड H2O2 एंड O2। तो देख लीजिए मेटल हाइड्रोक्साइड H2O एंड O2 बनता है सुपर ऑक्साइड में। तो देख लीजिए इसमें सुपर ऑक्साइड कौन सा है आपको, इसमें हमारे पास सुपर ऑक्साइड है थर्ड NaO2। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज नॉट करेक्ट, alkali metals and their salt impart color to an reducing flame। नहीं, ये गलत है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होना चाहिए था। यहाँ पे एनसीईआरटी में सीधा सीधा दे रखा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगा, ये तो गलत हो गया। सेकंड, बेरिलियम मैग्नीशियम डू नॉट गिव फ्लेम टेस्ट ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। ये मैंने आपको शुरू में एक क्वेश्चन कराया था, वही सेम टू सेम है।
बेरिलियम मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट शो नहीं करते। तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि बेरिलियम मैग्नीशियम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं टू गेट एक्साइट द फ्लेम। उसको एक्साइट करने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये हमारा सही है, ये गलत हो गया। आंसर तो यही हो गया, लेकिन अभी हम आगे भी पढ़ते हैं। लिथियम आयोडाइड इज हाई कोवेलेंट कैरेक्टर अमंग एमएक्स। ये आप फैजान रूल से कर सकते हैं, ये भी हमारे पास सही है। बेरिलियम ऑक्साइड कैन एब्जॉर्ब KOH। हाँ, क्योंकि बेरिलियम ऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है एंड KOH एक बेसिक ऑक्साइड है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। इसका आंसर हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर फॉलोइंग टू रिएक्शंस। NaH एंड सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ है, प्रोडक्ट पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। बोथ गिव डिफरेंट सेट ऑफ प्रोडक्ट। H2 is evolved in first only, H2 is evolved in second only, and H2 is evolved in both। इसका आंसर होगा फोर्थ, क्योंकि दोनों ही रिएक्शन में हमारे पास यहाँ पे H2 इवॉल्व होगा, चाहे वो सोडियम का हाइड्राइड हो चाहे वो सोडियम हो, पानी से रिएक्ट करके H2 तो 110% रिलीज होगी होगी, तो इसका आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 15, मैच द फॉलोइंग आइटम्स इन कॉलम 1 एंड करस्पॉन्डिंग आइटम्स इन कॉलम 2। मैच द फॉलोइंग। नीट में इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी 100% है, चाहे वो 2024 हो चाहे वो 25 हो, क्योंकि नीट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो मैच द फॉलोइंग होते हैं और वो जहाँ ऑप्शंस में खेल जाते हैं, तो क्वेश्चन आता हुआ भी बच्चा गलत कर देता है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करिएगा। Na2CO3.10H2O, ये क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं इसको हम। ये हम कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं? सॉल्वे प्रोसेस से, ठीक है। दूसरा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, टेम्परेरी हार्डनेस, क्योंकि आपको पता है टेम्परेरी हार्डनेस हमारे पास कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से मिलके बनता है, ठीक है। इसका आंसर हो गया डी। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। इसको हम बनाते हैं कैस्टनर कैलनर प्रोसेस से, ये भी आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। Ca3Al2O6, ये हमारे पास पोर्टलैंड सीमेंट के इंग्रेडिएंट में होता है। आपको पता होना चाहिए 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं पोर्टलैंड सीमेंट के इंग्रेडिएंट में। पहला Ca2SiO4, दूसरा Ca3SiO5, तीसरा Ca3Al2O6। ये तीनों होते हैं, तो हमें Ca3Al2O6 मिला है, ये रहा। ये पोर्टलैंड सीमेंट में होता है, ठीक है। पहले का हुआ हमारे पास सी, इसका हुआ हमारे पास ये NaOH का हमारे पास क्या हुआ? कैस्टर कैलनर प्रोसेस, इसका हुआ हमारे पास ए। तो आप देख लीजिए इसका आंसर हमारे पास सेकंड में मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, विच मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड? KO2, RbO2, O2 या फिर सब? देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड से वो अट्रैक्ट होगा जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। अनपेड इलेक्ट्रॉन हो मतलब वो पैरामैग्नेटिक हो, पैरामैग्नेटिक। तो अब देख लो, ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड हो गया हमारे पास यहाँ पे Li2O, पर ऑक्साइड हो गया यहाँ पर हमारे पास Na2O2 एंड सुपर ऑक्साइड हो गया हमारे पास यहाँ पे MO2। तो आप देख लो Li2O के अंदर होता है O2 माइनस, और पर ऑक्साइड में होता है O2 2 माइनस, और सुपर ऑक्साइड में होता है O2 माइनस। तो ये तो होता है डायमैग्नेटिक, ये भी होता है डायमैग्नेटिक, ये होता है पैरामैग्नेटिक। तो ये हो गए दोनों डायमैग्नेटिक, तो ये तो हो नहीं सकते। तो ये सुपर ऑक्साइड है, ये भी सुपर ऑक्साइड है, तो दोनों के दोनों पैरामैग्नेटिक है। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होंगे। और O2 सबको पता है अकॉर्डिंग टू MOT ये भी पैरामैग्नेटिक होता है। इसका आंसर हो गया हमारे पास फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 17, फायर एक्सटिंग्विशर्स कंटेन H2SO4 एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग? इसमें होगा NaCO3, जो कि आपका एनसीईआरटी में दे रखा है। सोडियम बाइकार्बोनेट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा। ये दोनों के दोनों यूज करते हैं एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, ये इसके यूजेस में दे रखा है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट मोस्ट विग्रसली विद वाटर? कौन सा है जो वाटर के साथ मोस्ट विग्रसली रिएक्ट करता है? तो लिथियम तो यहाँ पे हमारे पास लेस विग्रसली रिएक्ट करता है। पोटेशियम, रुबिडियम, सोडियम, ये सारे ज़्यादा मतलब मोस्ट विग्रसली रिएक्ट करते हैं। तो आप देख लीजिए ऑर्डर, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है इसका ये। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर।
रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग रुबीडियम सबसे ज़्यादा है, तो इसका आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, both lithium magnesium display several similar properties due to diagonal relationship, however the one which is incorrect is incorrect फाइंड करना है। देखते हैं, पहला दे रखा है both halide contain same number of H2O2, नहीं ये गलत है, LiCl डॉट 2H2O, दूसरा है MgCl2 डॉट 8H2O, तो सेम नंबर ऑफ वाटर तो नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, आंसर पहला ही हो गया इसका। लेकिन हम अब आगे भी पढ़ते हैं। बोथ फॉर्म सोल्यूबल बाइकार्बोनेट, हाँ मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन कराया जिसमें बताया था कि सारे के सारे उस बाइकार्बोनेट का सोल्युबिलिटी के अंदर, तो वहां से ही पता लग जाएगा ये सोल्यूबल बाइकार्बोनेट बनाते हैं। बोथ फॉर्म नाइट्राइट, हाँ दोनों के दोनों नाइट्राइट बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि Li का तो Li3n ओनली लिथियम बनाता है एल्कलाइन मेटल में, लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करी जाए तो सबके सब नाइट्राइट बनाते हैं, लेकिन एल्कलाइन मेटल में ओनली लिथियम बनाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और देखते हैं, नाइट्रेट ऑफ बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम यील्ड NO2 एंड O2 ऑन हीटिंग, हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। LiNO3 हीट करेंगे तो मिलेगा Li2O प्लस NO2 प्लस O2, NaNO3 हीट करेंगे तो मिलेगा NaNO2 प्लस O2। इसमें ओनली लिथियम है जो ये रिएक्शन शो करता है, और जितने भी है ना एल्कलाइन मेटल्स में सभी वाले रिएक्शन शो करते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा एक्सेप्शन याद रखना पड़ेगा। और जस्ट एल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्शन भी सिमिलर इसी की तरह होती है। एल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्शन होती है MnO3 होल ट्वाइस गिव्स MO प्लस NO2 प्लस O2, तो नाइट्रेट्स ऑफ बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम यील्ड NO2 एंड O2 ऑन हीटिंग, ये भी सही है, इसका आंसर होता है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द एल्कलाई अर्थ मेटल नाइट्रेट दैट डज नॉट क्रिस्टलाइज विद वाटर मॉलिक्यूल इज, ये तो NCERT का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर NCERT में दे रखा है नाइट्रेट वाले टॉपिक में BaNO3 होल ट्वाइस डॉट 0H2O एंड MgNO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2O, तो इसका आंसर हो गया ये BaNO3 होल ट्वाइस डॉट 0H2O। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, इसी तरह और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करना और इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियोस भी आपके आगे आने वाली हैं। थैंक यू।